नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 के पहले अध्याय में दिया गया है। तो इसको पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को जानना आवश्यक है। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पाठ हम लोग पढ़ेंगे तो उनका पढ़ने का हमारा पैटर्न क्या होगा, ये आप पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो जो पाठ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पाठ के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हों और या फिर आपके भविष्य के लिए उपयोगी हों, सभी के लिए आपको हर चीज़ बताया जाएगा। इतना भर नहीं रहेगा कि सिर्फ मोस्ट बता दीजिए, ठीक है। मोस्ट के लिए वो टाइम पर आएगी वीडियो। इसमें सारे प्रश्न आपको ये जानकारी के लिए रहेगा कि आप अगर इस पाठ को और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से अवेयर हो जाएं कि परिमेय संख्या क्या होता है। यहाँ से कुछ भी अगर आपसे कुछ पूछे कोई भी, तो आप अच्छी तरीके से उनको बता सकें। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखने से पहले हम लोग क्या इसमें देखेंगे, संख्याएं होती क्या हैं। तो आप लोग चाहे बैठ करके रफ पेन ले लीजिए, अगर रफ पेन नहीं लिए हैं तो कम से कम एक बार बढ़िया से इसको टकटकी लगाकर नज़र से नज़र और इसको देखते रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो संख्याओं की मैं बात कर रहा था, संख्याएं होती क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग और कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक। तो जीरो से स्टार्ट कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपको दिख रहा है। अब इसमें हम लोग गिनती करते हैं, 0 से लेकर 9 तक तो है, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन कितने अंक हैं ये हमको अब हैं क्या, ये अंक हैं और यहाँ क्या है, ये संख्या है। तो अंकों को मिला करके संख्याएं बनते हैं। क्या है, अंकों को मिला करके एक या एक से अधिक अंक, एक नहीं होता, एक से अधिक अंक जब हम लोग मिला देते हैं, एक तक जब तक रहेगा यानी 9 तक, तो ये क्या रहेंगे, अंक, इसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ऊपर गया तो उनको हम संख्या बोल देते हैं। जैसे 1 और 1, ये क्या हो गया, हमारे 11 हो गया। 1 और 0 हमारा 10 हो गया, तो ये संख्या में आ गया। लेकिन अगर कोई बोले 1 क्या है, अंक है, 9 क्या है, अंक है, लेकिन अगर 1 और 9 को मिला दे तो क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्या है। तो अंक और संख्या में आपको पहली चीज़ तो अंतर पता होना चाहिए। यानी सभी अंक, ठीक ना, जो संख्याएं होती है सभी अंक होती हैं, लेकिन सभी अंक क्या संख्याएं होती है, सभी अंक संख्याएं नहीं होते। और सभी संख्याएं जो होती हैं वो अंक से ही बनती हैं, तो सभी संख्याएं अंक होती हैं। ठीक है, आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो फिर आगे चलते हैं। तो भाई ठीक है, संख्या तो हम लोग जान गए, अंक भी हम लोग जान गए। अब संख्या कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं संख्याओं को हम किन किन तरीक़ों से लिखते हैं। यानी हम लोग जब इसका अध्ययन करते हैं तो किन किन तरीक़ों से या फिर किन अध्ययन में हम लोग कौन कौन सी संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो जब हम संख्याओं का जो उपयोग के बारे में बात किया जाए तो एक होता है, हम लोग अपने देश के करेंगे, यानी भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। दूसरा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तीसरा क्या होता है, रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भारतीय हो गया, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हो गया और रोमन संख्या पद्धति। तो 3 तरीके से हमारे ये पद्धति, यानी 3 तरीके से हम लोग इनका संख्याओं का अध्ययन करते हैं। अब संख्याएं कौन कौन सी होती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो संख्याओं के प्रकार में आ जाते हैं जब, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो संख्याओं के प्रकार में जब हम लोग देखेंगे, 3 तरीके के मुख्य रूप से संख्याएं होती हैं। यानी अगर हम संख्याओं के पढ़ेंगे तो संख्याओं को हम कितने भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग यहाँ पर बांट लेते हैं। कौन कौन सी संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, एक कौन सी होती है संख्या, ये हो गया हमारा इमेजिनरी, यानी ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन, जिनको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, काल्पनिक। और यहाँ पर क्या होता है, ये सम्मिश्र संख्या होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो देखिए क्या होता है, जब संख्या में हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, 10वीं के नीचे जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हायर एजुकेशन जाएंगे यानी 10वीं के बाद जब जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है अगर हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा वास्तविक संख्या का ही पार्ट है, परिमेय संख्या। तो अब हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो हम लोग जान जाएंगे कि कौन कौन सी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जिनका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। और सम्मिश्र संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिला करके हम सम्मिश्र संख्या का निर्माण करते हैं, या फिर सम्मिश्र संख्या काल्पनिक और वास्तविक को मिला करके बनता है। काल्पनिक संख्या का उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पर आई स्क्वायर होता है। क्या होता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1। अब हम लोग आई स्क्वायर का जब यूज करेंगे, हम लोग नॉर्मली अगर इस मतलब करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं बीज गणित में, तो आई स्क्वायर का वैल्यू तो आई स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग अंक गणित में यूज करेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पर इसको आई को मतलब क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, जो कि आपको 11वीं क्लास से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो फिर आप पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। आई स्क्वायर बराबर -1 और आई भर है तो उसको सिर्फ हम आई लिखते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपका 4 आई स्क्वायर दिया है तो इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे मान लीजिए तो क्या होगा, 2 आई हमारा बाहर निकल के आता है। तो ये हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या को मिलाकर के हमारी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिलाकर सम्मिश्र संख्या बनती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, इसमें हो गया 2 मान लीजिए, ये वास्तविक संख्या हो गया, प्लस 3 आई हमारा मिल गया तो एक काल्पनिक संख्या, तो ये क्या बन गया, हमारा सम्मिश्र संख्या बन गया। अब वास्तविक संख्या हम लोग देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो जो भी अगर खड़े हों या फिर ऐसे ही देख रहे हो लेक्चर, तो वो कृपया करके बैठ जाएं और एकदम लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए वास्तविक संख्या की बात करते हैं अगर, तो वास्तविक संख्या में हमारा क्या स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के। क्या 0 से? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक संख्या में हमारा माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है, और जो रूट वाले भी हैं वो भी हमारे आते हैं इसमें। और जैसे आपका मान लीजिए 3/4 हो गया, तो ये सब भी हमारे वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, क्योंकि हमको इनका दैनिक जीवन में उपयोग करना होता है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होते हैं, इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला संख्या जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। कौन सा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या, कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 के बारे में बात किया जा रहा है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमको क्या मिलता है, प्राकृतिक संख्या के बाद हमको क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्या के बाद हमको मिलता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या जो हमारा स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमारा स्टार्ट होगा 0 से, यानी 0 और प्राकृतिक संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। अब प्राकृतिक संख्या को तो आपको मालूम है, यानी हम इसको शॉर्ट में परिभाषा अगर करें तो 0 और प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? 0 और प्राकृतिक संख्या जिसमें हो वो हमको पूर्ण संख्या हम उसको बोलते हैं। यानी कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसके बाद क्या होता है, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। तीसरा क्या होता है, सम्मिश्र संख्या, सॉरी सम्मिश्र संख्या रे, यहाँ क्या हो गया प्राकृतिक संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या, और यहाँ पर क्या हो गया पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या हो गया भाई, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही थी, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो गई, पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य, ये जब तीनों मिलते हैं तो वहाँ पर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। यानी आप देखेंगे ये हमारा मान लीजिए स्केल, इसमें जो आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आगे क्लास में, तो इसमें पूर्णांक संख्या स्केल के बेस पर रहता है। मान लीजिए ऐसे स्केल है, यहाँ 0 है, इधर साइड जाएंगे अगर 0 के दाहिने साइड तो इधर 1 2 3 आपको लिखा मिलेगा, 1 2 3 4, और अगर बाएं साइड जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 -2 -3। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या में आता है। यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 की संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। तो हमारा क्या, इसमें हम लोग क्या क्या देखें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसके बाद हम लोग आते हैं
परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या को हम लोग देख लेते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब आ गया टॉपिक के नाम के बेस पर। आप लोग ये बोलेंगे कि नहीं एक मेन तो परिमेय संख्या था, आप पता नहीं क्या पढ़ा दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं इसको बताने से पहले थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या की जब इस प्रश्नावली को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ डिमांड ये है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या दिया है, यहाँ पूर्ण संख्या दिया है, और यहाँ पर पूर्णांक संख्या दिया है ना। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या। तो अगर मैं चाहूँ आपको यहाँ से बताऊँ या फिर वहीं बता दिया आपको, तो आपको इसमें से कौन सा बेटर लगता है भाई? एक एक चीज़ में चाहे यहाँ से पढ़ा के बताऊँ या वहाँ बता दिया। देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या के बारे में बोल रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक संख्या, और शून्य संख्या भी जो होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पूर्णांक संख्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। गलत, अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी सिंपल सी बात, आप भिन्न के रूप में जिन्हें लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या। भिन्न में क्या होता है, भिन्न कई प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन सा भिन्न, अगर आप जब भिन्न पढ़े होंगे तो उसमें भी भिन्न के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या हुआ, मान लीजिए परिमेय संख्या 1/2 लिख सकते हैं, हाँ। 2/1 लिख सकते हैं, हाँ। 3/4 लिख सकते हैं, हाँ। 4/3 लिख सकते हैं, हाँ। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारे परिमेय संख्या जिनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लें, लेकिन Q बराबर 0 न हो कभी भी। Q के स्थान पर अगर आप 0 रखेंगे, यानी 1/0, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी अपरिभाषित इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको आशा करता हूँ कि आप सभी इतना समझ गए होंगे परिमेय संख्या क्या होता है। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या भी एक होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जिन्हें हम रूट के रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में, रूट के रूप में। जैसे रूट आप 2 पढ़े होंगे, रूट 3 पढ़े होंगे, या रूट 4, 5 पढ़े होंगे, कुछ भी। तो ये सब हमारा अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो कि आप अब यहाँ पर परिमेय पढ़ रहे हैं, नौवीं में आप लोग पढ़े होंगे अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय पढ़े होंगे वहाँ नौवीं में आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या, फर्स्ट चैप्टर में ही। अब देखिए यहाँ पर भूमिका के में जो बोल रहा है, तो मैं शॉर्ट में आपको समझा दूँ, क्योंकि आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पहली बात ये जान लीजिए, इस तरीके का अगर कुछ भी दिखे तो इसको हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 11 के लिए हल अगर प्राप्त करते हैं हम, x बराबर 11 कैसे हो गया, अगर देखिए यहाँ पर अगर x का स्थान पर हम 11 रखते हैं तो 13 बराबर 13 आ गया। या फिर अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस में है, ए प्लस में चिन्ह है ना, ए प्लस में 2 का चिन्ह है, इसके आगे का चिन्ह जो है यहाँ पर होगा तो वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2। तो 13 - 2 कितना हो गया, ये हमारा 11 आ जाता है। तो हमारी क्या हो गया, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरी तरफ हमारा क्या मिलता है, x + 5 बराबर 5 यहाँ पर है। लेकिन x का वैल्यू अगर 0 कर देते हैं, मतलब x को अगर उधर ले गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमको 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 हमको किसका प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या का। यहाँ क्या हो रहा है, 13 बोल रहा है, तो 13 किसका संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। सॉरी 11 हो रहा था, तो 11 क्या है, 11 एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 0 क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या। अब आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या मिलता है। ये भी हमारा क्या है, ये इसको अगर मान लीजिए हम लोग इसको सपोज दैट करें तो क्या पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है। क्या पूर्णांक संख्या है, हाँ ये पूर्णांक संख्या भी है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है, हाँ ये प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल किया गया। इस नए समूह को पूर्ण संख्या का नाम दिया गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या के बारे में बोल रहा है। पूर्णांक संख्या में 0 होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो इन सबको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए देख लेते हैं पूर्णांक संख्या में क्या x बराबर, अगर 2x बराबर 3 दिया है तो क्या पूर्णांक संख्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्णांक होता है माइनस में होता है, प्लस में होता है, और या फिर किस में होता है, प्लस में होगा, माइनस में होगा,
या फिर शून्य में होगा, ठीक ना। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इनका हम क्यों नहीं उपयोग कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए 5x + 7 = 0 दिया है तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जो हम लोग करेंगे तो 5x बराबर इधर से प्लस से उधर गया, माइनस में 7 हो गया और x बराबर -7 बटे आपका 5 आ गया। तो क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हमारा निकल गया, नहीं निकल रहा है। तो x का वैल्यू 21 रूप में आ रहा है आपका। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर परिमेय संख्याओं के रूप में, बटे के रूप में अगर है तो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में है। अब देखिए आगे जब चलते हैं तो परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म में हम लोग क्या देते हैं, समवृत्त का मतलब क्या होता है, समवृत्त का मतलब अगर सही सही बैठ रहा है, यानी आप क्या बोलते हैं, आइए हम पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रिया, यहाँ पर समवृत्त के लिए परिमेय संख्या गुणधर्म जब हम लोग देखते हैं तो परिमेय संख्या गुणधर्म देखने के लिए यहाँ पर पहले हम लोग लेते हैं क्या है, समवृत्त, मतलब इसके लिए लागू होगा, किसके लिए लागू होता है, किसके लिए लागू नहीं होगा। तो यहाँ समवृत्त का मतलब लागू होना है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, उसके गुणधर्म क्या है पूर्ण संख्या के। तो क्या पूर्ण संख्या, अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो जब दो पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है, यानी ए भी पूर्ण संख्या हमारी है, ए भी हमारी पूर्ण संख्या है। अब जब दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, हाँ। अब अगला बोल रहा है व्यकलन। तो क्या दो पूर्ण संख्याओं को हम जब घटाते हैं तो क्या वहाँ पर आता है आपका कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को मान लो, अगर एक पूर्ण संख्या है 5 - 7, जैसे यहाँ पर दिया गया 5 - 7 जब हम लोग किए तो यहाँ पर -2 ना आ गया, लेकिन -2 जो आया तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, ये क्या है, विवृत है। क्या है, विवृत क्यों आ गया, क्योंकि एक सम संख्या मतलब आपकी दोनों पॉजिटिव में है लेकिन चिन्ह किसका है, निगेटिव का हो गया यहाँ पर। अब बड़ी संख्या निगेटिव की हो गई तो आप वहाँ माइनस में चला गया, जब ए माइनस में गया तो एक ही संख्या में आ गया, हाँ पूर्णांक संख्या में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पूर्णांक संख्या में। तो क्या यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग माइनस करते हैं, यानी दो पूर्ण संख्या जो होती हैं उनके बीच को अगर हम लोग घटा देते हैं आपस में तो क्या होंगी, क्या वो पूर्ण संख्या बनी रहेंगी, तो ऐसा नहीं है, तो वो माइनस हो सकती है, यानी यहाँ पर ये समवृत्त नहीं है। तो इसके लिए सही है, इसके लिए गलत है। यह चीज़ आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर दो पूर्ण संख्याओं की बात की जा रही है, यहाँ पर दो भी पूर्ण संख्याओं का ही पूर्ण संख्याओं के साथ योग करेंगे, व्यकलन करेंगे यानी घटाना करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग लेते हैं, उनका अगर गुणा आपस में करते हैं तो क्या वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, हाँ हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग लेते हैं, यानी 0 भी पूर्ण संख्या है और यहाँ पर 3 भी पूर्ण संख्या, यहाँ दोनों पूर्ण संख्या है लेकिन चिन्ह जो है यहाँ माइनस का है क्योंकि आपस में घटा रहे हैं, तो ये पूर्णांक बन गया। अब देखिए अगर भाग करने की बात किया जाए तो क्या अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग आपस में अगर भाग करते हैं तो क्या जरूरी है कि सभी पूर्ण संख्याएं आपस में भाग हो जाएं, जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्ण सभी अगर पूर्ण संख्या नहीं हो रही है, एक ही संख्या के रूप में आ रहा है 5/8, बताइए आप लोग, परिमेय संख्या, किसमें, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा होता है तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो क्या दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम लोग भाग करते हैं तो क्या जो प्राप्त होने वाला उत्पाद है हमारा, तो क्या वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, नहीं, यहाँ पर हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हमको प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत समवृत्त है कि नहीं है, तो इसके अंतर्गत समवृत्त नहीं है। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब ये मैं बताया किसके लिए, आपका पूर्ण संख्या के लिए। आपको पूर्ण संख्या मैं ऊपर बता दिया था, इसके लिए यहाँ पर ये आपका हो गया। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, अगर आपको पूर्णांक संख्या पता है, मान लीजिए दो पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 भी होती है, प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। तो बोल रहा है कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को, ये भी आपको पूर्णांक संख्या माइनस में भी है, ये भी प्लस में, तो जब दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वहाँ पर क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए अगर इसको हम आपस में जोड़ रहे हैं, यहाँ भले माइनस का चिन्ह है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो अगर हम लोग इसको मतलब यहाँ पर अगर जोड़ भी रहे हैं, माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो माइनस से हमको प्राप्त भले हो रहा है, लेकिन वो क्या है, वो भी एक पूर्णांक संख्या, -1 भी क्या है, -1 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरीके से जब हम उसको घटाते हैं तो क्या होगा, अगर घटा भी देंगे, मान लीजिए अगर इसी संख्या की मैं बात करूं, अगर यही दोनों संख्या को लेकर हमेशा मैं क्रिया करते रहूं तो भी अगर आप देखते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि अगर इन्हीं दोनों को अगर आप क्रिया कराते रहे तो क्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन कुछ में आपको चेंज करना पड़ेगा और ऐसा आपको रेयर खोजना पड़ेगा कि शायद जिससे न हो पाए,
यानी जो आपस में न कट सकें। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं -6 और 5 को ही लेकर के करूँगा, तो आपका पहले योग के लिए कर लेता हूँ। योग के लिए तो -6 + 5 तो हमको क्या प्राप्त हुआ, -1। तो क्या है, ये समवृत्त है कि नहीं है, समवृत्त है योग के लिए। यहाँ पर घटाना यानी व्यकलन के लिए हम लोग देखते हैं, तो व्यकलन के लिए क्या हो गया, -6 हो गया, व्यकलन करेंगे -5 हो गया, तो -6 5 11, तो क्या हो गया -11। तो क्या ये व्यकलन के लिए समवृत्त है, हाँ ये व्यकलन के लिए भी समवृत्त है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, गुणा के लिए। तो अगर दो हम मान लीजिए यही संख्या ले रहा हूँ मैं, -6 और 5, 6 पंचे 30, तो -30 हमको, क्या ये आपका गुणा के लिए पूर्णांक संख्या है, समवृत्त है, हाँ पूर्णांक संख्या समवृत्त है व्यकलन गुणा के लिए। और क्या भाग के लिए होंगी, हम लोग भाग के लिए देख लेते हैं, -6 भागे 5, तो -6 और भागे 5 जब हम लोग कर रहे हैं तो किस में हो रहा है, ये परिमेय संख्या हो गया, किस में हो गया, परिमेय संख्या। तो ये क्या, ये समवृत्त है, नहीं है, ये समवृत्त नहीं है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसी तरीके से, यानी भाग में क्या हो गया, ये समवृत्त नहीं है, और बाकी सब में क्या है, समवृत्त है, क्योंकि 0 आएगा, माइनस में आएगा, अगर प्लस में आता है तो क्या हो जाएगा, वो समवृत्त हो जाएगा, उसके नियम का पालन कर रहा है। अब हम लोग परिमेय संख्या में देख लेते हैं यही चीज़। तो अब यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि अगर उनका गुणा भाग परंतु भाग के व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, यद्यपि योग व्यकलन गुणन के अंतर्गत समवृत्त है लेकिन भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, वही चीज़ आपको बोल रहा है पूर्णांक अपूर्ण के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, स्मरण कीजिए कि ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए ये सब आपका क्या दिया गया है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0, -2 और 4 P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये सभी परिमेय संख्या है। इसकी हम लोग जाँच कर लेते हैं। अब इसकी हम लोग जाँच करने पर अगर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि 3/5। भाई अगर हम लोग को जाँच ही करना है कि ये मतलब 0 है, यानी किस में है, ये हमारा 0 है, शून्य है, ये हमारा किस में है, ऋणात्मक है, ये हमारा धनात्मक है, तो क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई आराम से कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग इसको लिखने लायक है या नहीं है। देखिए 3/5 यहाँ पर 8 लिखा है, प्लस -5/7 बराबर, हम लोग जब इसका एलसीएम लेते हैं तो 7 8 56, यहाँ पर 56 आ गया, और 7 त्रिक 21 प्लस यहाँ पर आ गया -5, 8 पंचे 40 आ गया आपका -19/56। तो ये क्या है, क्या परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। अगला पूछ रहा है, अगर मान लीजिए -3/8 -4/5, तो हम लोग जब इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस में, तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ हमारा ये भी परिमेय संख्या है। जैसे इसको हम लोग अगर सोल्यूशन की बात किया जाए तो -15 और -32/40, तो हमारा क्या हो रहा है, 5 2 7 3 1 4 47/40, ये हमारा माइनस में आएगा 47/40। क्या परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या तब नहीं होगा जब Q के स्थान पर 0 हो। अगर Q के स्थान पर 0 हो जाएगा तो संख्या परिमेय नहीं होगी, बाकी सभी के लिए परिमेय संख्या होगी। अब यही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया, तो इसमें भी परिमेय संख्या होगी। अब यही जांच करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी हमारा जो प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बराबर में इसको करके क्या देखेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं, मतलब 25 है, 25 5 कितना होता है, 30 होता है, 30 2 32, यानी 7/40, यानी कि इसमें -7/40। तो क्या परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है, 3, इसको देखिए करने के लिए है, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग इसको जरूर करिएगा, -8/5। तो क्या हो गया, इसको हम जब करते हैं 3/7, माइनस और माइनस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 8/5, क्या हो जाएगा 8/5। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 7 5 35 या 5 3 15, क्योंकि इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि इसको हम लोग कैसे करते हैं एलसीएम निकालना। अगर आप लोग भूल गए हों तो एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्या आ गया, 3/7 प्लस 8/5 ये है। इसका एलसीएम लेने के लिए जो हमारे ये अंश के रूप, इसको हम अंश बोलते हैं, ये भी अंश है, ये हमारा हर है, ये भी हर है। तो 7 5 क्या होता है भाई, 7 5 35 होता है। एलसीएम हम लोग पहले हर का लेंगे, हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 7 और 5 को कर लो, 7 से 7 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो 7 5 35, इसका गुणा कर लो, 35 आ गया, अपॉन में कर लो।
35 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 पचे 35, 3 गुणे 5 प्लस 8, 5 को हम देखिए जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी के ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। ये 5 से हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 7 प्राप्त हो रहा है, उसके ऊपर वाली संख्या 8 है तो उससे 7 हम गुणा कर दिए। 5 3 क्या हो गया 15 हो गया, प्लस 8 सते 56 हो गया, प्लस 35 हो गया, यानी 6 5 11 6 1 7 35 ये हमारा प्राप्त हो रहा है। तो क्या है परिमेय संख्या है? हाँ ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के कुछ युग्म के लिए इसकी जांच कीजिए। इस प्रकार हम पाते हैं कि परिमेय संख्या व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या का जोड़ वह किया जा रहा है, घटाना किया जा रहा है और इसके बाद गुणा किया जाएगा। तो दो परिमेय संख्या को देखिए यहाँ पर गुणा भी किया गया। अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं तो क्या होगा, जब दो परिमेय संख्या -4/5 को ले लेते हैं, -6/11 को ले लेते हैं, जब इनका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहली बात तो प्लस हो जाता है। फिर ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे का नीचे के साथ, तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24/55। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या है। हाँ ये हमारा परिमेय संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, समृद्ध है कि नहीं? हाँ समृद्ध है। अब हम लोग यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं, -5/3 भागे 2/5। तो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो 5 से हमारा, अब देखिए यहाँ पर भागे में दिया है ना, अगर भागे में दिया है तो -5/3 भागे का हम लोग जब गुणे में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा 5/2, यानी 25 -25/3 दूना 6, ये हमारा प्राप्त हो गया। नीचे बोल रहा है उसी तरीके से करने के लिए, नीचे भी कर लो, क्या परिमेय होगा? हाँ परिमेय होगा। कैसे होगा भाई, देख लो। जब हम लोग दो परिमेय, ध्यान रखें दो परिमेय संख्या को ही अगर दो परिमेय संख्या के साथ हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके माइनस का भी प्लस के साथ कर दिया, माइनस माइनस का भी करके दिखा रहा है यहाँ पर। तो क्या हो गया -3/8 मल्टीप्लाई 9/-2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि भाई ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया। अगर नीचे नीचे रहता और ऊपर ऊपर रहता तो वो गुणा हो जाता, तो आपस में जुड़ जाते, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है भाई, 9 त्रिक 27 हो गया और 8 दूना 16, यानी 27/16। तो क्या 27/16 परिमेय संख्या है? पंक्तियों के रूप में लिखा है, हाँ लिखा है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या के अंदर सम्मिलित है। अब हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या के ए के लिए मान इसका हमारा 0 अगर है तो ए का अगर भाग करेंगे 0 के साथ तो परिभाषित नहीं होता, अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या है, अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तथापि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी सिर्फ अगर शून्य को, यहाँ पर अगर बात किया जाए सिर्फ शून्य को अगर छोड़ दिया जाए, या यहाँ भी अगर शून्य को हमको अगर ले लेते हैं, तो अगर सिर्फ एक संख्या को शून्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के लिए सम्मिलित है, लेकिन शून्य के लिए सम्मिलित नहीं है। अगर शून्य के साथ किया जाएगा परिमेय संख्या को भाग तो हमारा परिमेय संख्या होगा या नहीं, तो परिमेय संख्या वहाँ नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको प्रयास करने के लिए है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो इसके अंतर्गत संख्याएं दिया गया है, इसके अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं, किसके अंतर्गत कौन सी सम्मिलित है। तो यहाँ पर बोल रहा है पहले परिमेय संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर योग में मान लो दो प्राकृतिक संख्या है। दो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से अनंत तक। यानी मान लो एक संख्या 1 हो गया, दूसरी भी संख्या हम अगर 1 ही ले लिए प्लस कर दिए तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा 2 प्राप्त हो गया। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है 2? हाँ प्राकृतिक संख्या तो है भाई। अगर हम अब दो प्राकृतिक संख्या को माइनस कर देते हैं, एक को एक के साथ माइनस कर देते हैं, हमारा 0 आ गया। क्या ये 0 प्राकृतिक संख्या? नहीं, ये तो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर विपरीत हो गया, सम्मिलित ये नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्या 1 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है? हाँ 1 के साथ 1 का गुणा करते हैं पर प्राकृतिक संख्या हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या भाग के लिए अगर बोल रहा है तो अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम 1 के साथ 1 को भाग करते हैं तो क्या हमारा ये प्राकृतिक संख्या जो है सम्मिलित रहेगा? हाँ ये तो सम्मिलित रहेगा। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को करेंगे तो हाँ रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, हाँ होगा। इसको छोड़कर बाकी सभी में हाँ रहेगा। पूर्ण संख्या में देख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर के अनंत तक। तो इसको आप लोग ट्राई जरूर करते रहिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो बस आप लोग कुछ मत करिए। तो आप लोग इसका
यानी मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर में 1 है, यानी इसका मैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आप लोग को ये प्रयास करने के लिए है, मैं एक बता दिया, क्योंकि इसका नहीं दिया गया था, बाकी सबका दिया भी गया है। तो पहले का आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे कि असमृद्ध है या नहीं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, इस तरीके से आपको रिक्त स्थान की भरना है। और सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, चाहे अभिभावक हों या बच्चे, तो इसका आंसर ज़रूर दें। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्रम विनियता, इन सब के नियम के बारे में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको शेयर कर दें, और जिनको अभी नहीं पता है कि ऐसा स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कवर किया जाएगा। तो आप लोग जिन्हें अगर नहीं मालूम है तो उनको ज़रूर बता दें, जिससे उनकी सहायता हो सके, चाहे आपके आस पड़ोस के हों या फिर आपके क्लासमेट हों या आपके भाई बहन हों या फिर आपके परिवार वाले हों, कोई भी हों, तो एक एक चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक। और न तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत है, न किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा।